अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आपका बायोलॉजी टीचर स्वाधीन। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 2 है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि पौधों के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस तरह होती है। देखिए, हमने सबसे पहले जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स जो थे वो पढ़े थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो मुझे आप लोगों से सिर्फ एक यही शिकायत है कि मेरे वीडियोस तो बहुत सारे स्टूडेंट देख जाते हैं, लेकिन वो लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। शुक्रिया। तो आइए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को जो है वो डिस्कस करते हैं, जो कि है पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि पौधों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है और किन किन तरीकों से होती है, और पौधों के कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जो कि पौधों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट करते हैं। देखिए बेटा, पौधों में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पौधे का एक सेक्सुअल पार्ट और एक होता है वेजिटेटिव पार्ट। तो सेक्सुअल पार्ट का बेटा काम ये होता है कि पौधे की जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें मदद करता है, और जो दूसरा पार्ट है जो कि वेजिटेटिव पार्ट होता है, उस वेजिटेटिव पार्ट को दरअसल हम एज मतलब वो उसकी एक बॉडी होती है पौधे की, जिसको हम एक सब्जी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो पौधे की नस्ल बढ़ाने में जिसका रोल होता है वो उसके सेक्सुअल पार्ट का होता है, जो कि उसके अंदर फूल होता है। तो पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेटा, पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? पौधों के बुनियादी तौर पर तीन ग्रुप्स हैं बेटा, उसमें मोसिस हैं, फर्न्स हैं और बीज वाले पौधे हैं। ठीक है क्या बेटा, जिसमें जिम्नोस्पर्म भी आ जाते हैं और एंजियोस्पर्म भी आ जाते हैं। और मोसिस और फर्न्स जो हैं ये ज़्यादातर उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा मिकदार में होता है, जहाँ पर पानी की जो होती है वो बहुतायत होती है। और ये जो मोसिस और फर्न्स होते हैं इनको अच्छा ये चीज़ आपने याद रखनी है कि पौधों के अंदर एक चीज़ ये होती है कि उनको, क्योंकि देखें जो एनिमल्स होते हैं वो चल कर जा सकते हैं, एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं, यानी अल्लाह ताला ने जानवरों के जोड़े बना दिए हैं, तो जोड़े आपस में मिलाप करने के लिए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर ये होता है कि पौधे सिसाइल होते हैं, पौधे साकिन होते हैं, पौधे हरकत नहीं कर सकते, यानी नर और मादा एक दूसरे की तरफ नहीं जा सकते। तो इसके लिए पौधों को बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो पौधों के मुख्तलिफ ग्रुप में जो रिप्रोडक्शन करने के तरीके वो मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि अगर हम मोसिस की बात करें, मोसिस और फर्न्स की बात करें, तो बेटा इनके जो होते हैं ना स्पर्म्स, इनके स्पर्म के अंदर हरकत करने की सलाहियत होती है। इनके स्पर्म जो है वो मोटाइल होते हैं, वो हरकत कर सकते हैं। तो ज्यादातर ये फर्न्स होते हैं ये उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की बहुतायत होती है, यानी नदी नाले हो गए या वो इलाके जहाँ पे बारिशें होती हैं। तो पौधों के मोसिस और फर्न्स को अपने स्पर्म को अपने एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, और उस पानी में स्पर्म जो होते हैं वो तैर कर वहां तक पहुंच जाते हैं। तो इस लिहाज से इनको जो पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो बीज वाले पौधे हैं जो कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हैं, जो मेरे ख्याल में जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो फूलदार पौधे होते हैं, जिम्नोस्पर्म फूलदार पौधे नहीं होते। बेशक इनके अंदर बेशक जो होते हैं इनके बीज जो होते हैं वो नंगे होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को अपनी जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए मखसूस तरीके अपनाने होते हैं। वो मखसूस तरीके आगे बयान किए जाएंगे। मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा मजीद अभी यहाँ पे तो बयान नहीं किए गए, लेकिन बता देता हूँ कि मखसूस तरीके उसमें ये होते हैं कि वो हशरात का इस्तेमाल करते हैं अपने जो है वो स्पोर्स को पहुँचाने के लिए। इस तरीके से वो जो है हशरात के अलावा हवा पे इन्हिसार करते हैं अपने स्पोर्स को पहुँचाने के लिए। तो मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं, वो आगे हम इनको क्या करेंगे बेटा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बीज वाले पौधे होते हैं, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो किन किन तरीकों से होती है, क्या क्या चीज़ें ऐसी अवामिल हैं जो कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन करवाते हैं। देखिए बेटा, पौधों के अंदर जो होते हैं वो स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। पौधों में क्या होती है बेटा? स्पोर्स की फॉर्मेशन। स्पोर्स जो होते हैं वो फिर बाद में गेमीट्स बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। यानी आपको यूं कहूं कि पौधों में दो नस्लें आती हैं।
एक स्पोर बनाने वाली नस्ल आती है और एक गैमीट बनाने वाली नस्ल आती है। तो जो स्पोर बनाने वाली नस्ल होती है हम उसे स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं, और जो गैमीट बनाने वाली नस्ल होती है हम उसे गैमीटोफाइट जो है जनरेशन कहते हैं। तो बेटा स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है वो डिप्लॉइड होती है, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, 2n होती है। 2n का मतलब आपको पता होगा, डिप्लॉइड का मतलब ये होता है कि जब किसी जानदार के अंदर क्रोमोसोम के मुकम्मल सेट मौजूद हो, क्रोमोसोम मुकम्मल तादाद में जो है वो मौजूद हो। और गैमीटोफाइट जनरेशन में बेटा क्या होता है, इसमें होती है मियोसिस, और गैमीट्स में आपको पता है गैमीट्स में क्रोमोसोम की तादाद जो होती है वो हाफ हो जाती है, इसलिए गैमीट जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाफ होते हैं। तो स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है बेटा वो गैमेटोफाइट जनरेशन के ऊपर गालिब होती है, यानी जो गैमेटोफाइट जनरेशन है वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए स्पोरोफाइट पर इन्हिसार करती है, उसे खुराक वगैरह और दूसरी चीजें लेती है। अब बेटा होता क्या है, होता ये है कि ये दो नस्लें, ये जो दो जनरेशन जो हैं ये एक दूसरे के बाद आती है। कैसे बेटा इस बात को समझना है, होता ये है कि पहले स्पोरोफाइट जनरेशन बनती है, फिर स्पोरोफाइट से स्पोर्स निकलते हैं, वो स्पोर्स उनके अंदर मियोसिस वगैरह होने के बाद या दूसरे अवामिल होने के बाद फिर वो गैमीट्स बनाते हैं। गैमीट जो कि या एग हो सकता है और या स्पर्म हो सकता है, और जब गैमीट्स बन जाते हैं तो फिर गैमीट से पूरा मुकम्मल जानदार बनता है, मुकम्मल पौधा बनता है, फिर उसी पल से दोबारा स्पोर्स बनते हैं। यानी अगर मैं ये कहूं कि पहले क्या बनेंगे बेटा, स्पोर्स, फिर इस स्पोर्स से क्या बनेंगे, गैमीट्स, अच्छा गैमीट से भी पौधा बनेगा और पौधे से भी दोबारा क्या बन जाएंगे बेटा, स्पोर्स बन जाएंगे। तो एक साइकिल चलता रहता है, यानी नस्लें एक दूसरे के बाद आती रहती हैं, नस्लें तब्दील होती रहती हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं स्पोर्स का बना नस्ल ये है कि एक नस्ल दूसरी नस्ल के बाद आ रही है। अब जब एक नस्ल दूसरी नस्ल के बाद आती है तो हम कहते हैं ये क्या हो गया बेटा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पौधों में दो नस्लें एक दूसरे के बाद आती हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पौधों में दो नस्लें एक दूसरे के बाद आती हैं, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं बेटा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होती है बेटा वो पौधों में होती है, ठीक हो गया बेटा। तो ये जो गैमीट्स बनने का अमल था पौधों के अंदर, ये वो अमल यहाँ पे बयान किया गया। अब आते हैं बेटा हम डिटेल की तरफ कि पौधों के अंदर जो बुनियादी तौर पर सेक्शुअल पार्ट है, जो पौधों के अंदर बुनियादी तौर पर रिप्रोडक्शन करने वाला हिस्सा है वो कौन है। तो पौधों में रिप्रोडक्शन करने वाला हिस्सा बेटा क्या होता है, फूल होता है, यानी उसने क्या लिखा है, फूलदार पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फूल जो है बेटा दरअसल वो फूल पौधों के अंदर एक सेक्सुअल पार्ट होता है, जिससे एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल पार्ट रिप्रोडक्शन के मखसूस एज़ा होते हैं, इस तरीके से पौधों के अंदर भी रिप्रोडक्शन के जो एज़ा है वो क्या है बेटा, फूल है। फूल की अगर हम बात करें तो फूल की आप अगर फूल की बनावट देखें तो आपको पता चलेगा कि फूल के अंदर मुख्तलिफ घेरे होते हैं, ठीक है बेटा। उसमें टोटल 4 घेरे होते हैं। पहला घेरा होता है कैलिक्स, दूसरा होता है बेटा करोला, तीसरा होता है एंड्रोशियम और चौथा होता है गायनेशियम, ठीक है बेटा। तो पौधे के जो पहले 2 पार्ट हैं, यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है बेटा, ये पहले 2 घेरे यानी कैलिक्स और करोला ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन ये जो एंड्रोशियम और गायनेशियम है ये दो जो है बेटा ये रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है बेटा। ये क्या करवाते हैं, रिप्रोडक्शन करवाते हैं। पौधे का जो एंड्रोशियम वाला घेरा है, घेरा कहते हैं गोल घेरा, ठीक है, दायरे में, तो उसे वो जो नर हिस्सा वो एंड्रोशियम है और जो मादा हिस्सा है बेटा पौधे का वो क्या है, गायनेशियम है। अब सर इस बात को समझना है बेटा कि पौधे का जो पहला घेरा होता है उसे हम कहते हैं कैलिक्स, ठीक है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स। कैलिक्स पौधे का वो हिस्सा है जो कि दूसरे लफ्ज़ों में उसे कहते हैं कि फूल की पत्तियां जो होती हैं, यानी पत्तियों वाला घेरा। ये जो फूल की पत्तियां हैं इन पत्तियों वाले घेरे को हम बेटा क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। और ये जो हिस्सा होता है ये कलरफुल होता है, रंगीन होता है, और इस घेरे की जो पत्तियां होती हैं नहीं सॉरी बेटा, ये मैं गलत बोल रहा हूं। पहला घेरा कैलिक्स
दूसरा करोला। अब जैसे रिपीट में दोबारा से बोल रहा हूँ, पिछला मैंने गलत बोला है। पहला जो घेरा कैलेक्स है ना, आप देखेंगे फूल के नीचे एक सब्ज रंग की पत्तियां होती हैं। फूल को तोड़े ना, फूल को जो भी तोड़ने, जहां से फूल को नीचे से करते हो तो आपको फील होगा उसके नीचे सब्ज रंग की पत्तियां होती हैं। वो जो सब्ज रंग की पत्तियां होती हैं, वो जो होता है वो पहला घेरा होता है, और उस पहले घेरे को हम क्या कहते हैं बेटा? कैलेक्स कहते हैं। और वो ये वाला हिस्सा होता है, फूल के नीचे एक सब्ज रंग की पत्तियां, यहां से हम पकड़ते हैं फूल को, तोड़ते हैं तो यहां से पकड़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर ऊपर सब्ज रंग की पत्तियां होती हैं। उन सब्ज रंग की पत्तियों को हम बेटा क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। और ये फूल का पहला घेरा होता है। इसका काम ये होता है कि ये ऊपर वाले हिस्सों को सपोर्ट फराहम करता है। आप देखिए, जब फूल बड की सूरत में होता है ना, फूल जब खिला हुआ नहीं होता तो वो एक सब्ज पत्तियों में ऐसे बंद होता है। वो जो सब्ज पत्तियां होती है वो यही सेपल्स होती है, वो जो फूल का क्या होता है? पहला घेरा होता है। तो उन पत्तियों को हम क्या कहते हैं बेटा? सेपल्स कहते हैं। फिर जब उसके ऊपर मजीद जाते हैं तो हमारा दूसरा घेरा शुरू हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? करोला कहते हैं। वो करोला जो कि कलरफुल पत्तियां होती हैं, जो रंगीन पत्तियां होती हैं, और उन रंगीन पत्तियों को हम पेटल्स कहते हैं। यानी फूल की पत्तियों को जो रंगीन पत्तियां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? पेटल्स कहते हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है पेटल्स का? इसका काम तो इबारत करना है। पेटल्स का काम बेटा क्या होता है? पौधों को अपनी रिप्रोडक्शन करने के लिए अपने जो स्पोर्स होते हैं वो एक पौधे से या एक पौधे के फूल से दूसरे पौधे के फूल तक मुंतकिल करने होते हैं। तो इसके लिए उन्हें एक ऐसा वेक्टर चाहिए, यानी एक ऐसा फैक्टर अमामिल चाहिए जो इन्हें स्पोर्स को मुंतकिल करे। तो उसके लिए उसको मुंतकिल करने के लिए पौधे क्या करते हैं? हशरात को इस्तेमाल करते हैं। यानी एक किस्म का वो हशरात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप जब फूल खिले होते हैं, आप देखें कि शहद की मक्खियां फूल के ऊपर आके बैठ जाती हैं, वो वहां से नेक्टर इकट्ठा करती हैं। वो नेक्टर जो कि शहद बनाने में इस्तेमाल होता है। अब होता ये है कि जब ये फूल खिलते हैं तो ये इनकी मखसूस खुशबू होती है। ये जो कलरफुल होते हैं, तो आप देखिए गुलाब का पौधे दूसरे फूल जो है जब ये खिलते हैं तो इसमें से मखसूस खुशबू आती है, तो शहद की मक्खियां इनके ऊपर आकर बैठ जाती हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जो ये दूसरा घेरा है करोला, जिसके ऊपर क्या होती हैं? रंगीन पत्तियां होती हैं, इनका काम अट्रैक्ट करना होता है, इनका काम कशिश करना होता है उन हशरात को कि वो इनकी तरफ मुतवज्जा हों। जब वो इनकी तरफ आती हैं तो फिर ये अपने जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो जो जिनके अंदर स्पोर्स होते हैं, वो उन हशरात के ऊपर चिमटा देते हैं, चिमट जाते हैं। फिर हशरात वही मक्खी जब उड़कर दूसरे पौधे में जाती है तो वहां पर ये पोलन ग्रेन गिर जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो इस अमल को दरअसल हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। वो आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दो घेरे उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे कि फूल के दो घेरे जो है वो कौन से हैं। अब आगे आते हैं बेटा, हम एंड्रोशम की बात करते हैं। एंड्रोशम जो है वो बेटा वो पौधे का नर तौलीदी हिस्सा है, यानी पौधे का नर हिस्सा है। अब ये जो एंड्रोशम है, ये जो पौधे का नर हिस्सा है, इसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं? इसमें बेटा इस पौधे के नर हिस्से को हम कहते हैं स्टेमन। ये आप देखिए पौधे के फूल को आप यह तजर्बा करके आपने जाना है कोई फूल ले लेना है, फूल के ऊपर आप देखोगे एक स्टेमन होगा। स्टेमन इस तरीके से साफ होगी, ये देखिए ये ऐसे होगी, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे एक थैली लगी होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो थैली है, इस थैली को बेटा हम क्या कहते हैं? एंथर। ये एंथर है, और इस धागे को हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं बेटा? फिलामेंट। इसी फिलामेंट के साथ ये जो एंथर होता है ये जुड़ा होता है, और इसी के अंदर जो होते हैं बेटा स्पोर्स वगैरह शामिल होते हैं। अच्छा, अब होता क्या है? ये जो एंथर है, इसी एंथर के अंदर बनते हैं मैक्रोस्पोर्स। मैक्रोस्पोर्स जिन्हें हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। अच्छा, इन्हीं मैक्रोस्पोर्स के ये हैप्लॉइड होते हैं। अच्छा, फिर इनके अंदर क्या होती है? माइटोसिस। माइटोसिस के नतीजे में इनके अंदर दो न्यूक्लियस बनते हैं। एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस, दूसरा होता है क्या बेटा? जनरेटिव न्यूक्लियस। और इसी जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर फिर क्या बनते हैं? दो स्पर्म बन जाते हैं। अब पता है स्पर्म मेल के अंदर बनते हैं। तो मैंने बताया था कि ये नर पॉलिडी हिस्सा है, तो लिहाजा इसी नर पॉलिडी हिस्से के अंदर आप देख रहे हैं दो स्पर्म्स की क्या हो रही है बेटा? फॉर्मेशन हो रही है। अब नर पॉलिडी हिस्से में स्पर्म्स बन चुके हैं, यानी अब नर पॉलिडी हिस्सा रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है, फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए तैयार है।
अब हम आते हैं गाइनेशन की तरफ, जो कि फूल का चौथा घेरा है और जिसको हम मादा तौलीदी हिस्सा कहते हैं। अब जो गाइनेशन, जो मादा तौलीदी हिस्सा है, इसको देखेंगे आप तो ये हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, ये टोटल हिस्सा, ये पौधे का मादा तौलीदी हिस्सा है, जिसको हम कार्पल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? कार्पल कहते हैं। अब कार्पल मुख्यतः 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक है स्टिग्मा, ऊपर, उसके बाद आ जाता है स्टाइल, फिर ओवरी, फिर ओव्यूल आ जाता है। ठीक है बेटा, ये पौधे के मादा हिस्से के 4 पार्ट हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ओव्यूल, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ओव्यूल, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ओव्यूल। तो इस तरीके से आप इसको जो है वो याद कर सकते हैं। मुझे आज भी ये ज़बान पर चढ़ा हुआ है, जब मैं मैट्रिक में पढ़ रहा था तो मैंने इसको पढ़ा था, याद किया, तो आज भी ये मेरी ज़बान पे चढ़े हुए। तो बेटा ये जो है मादा तौलीदी हिस्सा है। अब इसमें क्या होता है बेटा, ये जो ओव्यूल है मादा तौलीदी हिस्से में, गाइनेशन में जो ओव्यूल है, ओव्यूल में इधर माइक्रोस्पोर बनते थे, इधर मैक्रोस्पोर बनते हैं, यानी ये बड़े होते हैं, वो छोटे होते हैं। अब क्या होगा, इसी मैक्रोस्पोर में फिर क्या होती है बेटा, मियोसिस होती है, और मियोसिस या आई थिंक देखा माइटोसिस होती है। तो उसके नतीजे में क्या बनता है बेटा, एक एग सेल बनता है और एक फ्यूजन न्यूक्लियस बनता है। एग सेल जो होता है वो 1n होता है, यानी उसके अंदर ये हैप्लॉइड होता है, और फ्यूजन न्यूक्लियस जो होता है वो 2n होता है, यानी ये क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है बेटा, अब जो मादा तौलीदी हिस्सा है वो भी रेडी है क्या फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए, और नर तौलीदी हिस्सा भी फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या है, तैयार। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? फर्टिलाइजेशन बेटा कुछ इस तरीके से होगी। अब देखिए ये जो एंथर है, इसी एंथर से ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, वो इस स्टिग्मा पर मुंतकिल हो जाते हैं। अच्छा बेटा याद रखना, जब पोलन ग्रेन्स एंथर से पौधे के स्टिग्मा पर मुंतकिल होते हैं, इस अमल को हम पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पोलिनेशन कहते हैं। अच्छा, जब ये पोलन ग्रेन्स मुंतकिल होते हैं स्टिग्मा पर, तो यहाँ पर जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो पोलन ट्यूब बनाता है, एक नाली बनाता है। वो पोलन ट्यूब क्या करते हैं, इन्हीं स्पोर्स को, मैक्रोस्पोर्स को मुंतकिल कर देते हैं अंदर की तरफ, जहां पर क्या मौजूद होता है, ओव्यूल मौजूद होता है। जब ओव्यूल में ये जो मैक्रोस्पोर जाता है वो जाके फट जाता है। जो ही फटता है तो उसमें से 2 स्पर्म जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। जो 2 स्पर्म जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर एग सेल भी है और फ्यूजन न्यूक्लियस भी है। जब एक स्पर्म जाकर एग सेल के साथ मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, और ये हो जाएगा ज़ैगोट में, और उसके बाद जो फ्यूजन न्यूक्लियस है उसके साथ दूसरा स्पर्म जो होगा वो फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ जुड़ जाएगा, और ये फिर 3n में तब्दील हो जाएगा। इसमें बेटा 3n में, यानी ये ट्रिपलेट बन जाएगा। 2n, ये 3n, ये ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है बेटा, जो कि फ्यूजन न्यूक्लियस था। अच्छा, अब ये जो फ्यूजन न्यूक्लियस होगा, ये जिस स्ट्रक्चर में तब्दील होगा वो एक खुराक देने वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि बाद में एक बीज में शामिल हो जाएगा। उसके बाद जो ज़ैगोट बनता है, वो ज़ैगोट जो बनेगा वो इस जो कि फर्टिलाइजेशन हो गई है, फिर क्या होगा, ये जो ओव्यूल होगा ये बीज में तब्दील हो जाएगा, और ओवरी जो होगी वो फल में तब्दील हो जाएगी। यानी कि पौधों के अंदर ये जो फल होते हैं ये भी एक तरीके का हमें इस्तेमाल करते हैं पौधे, यानी वो फल देते हैं, फल हमें अट्रैक्ट करते हैं, हम फल खाते हैं, उनके बीज फेंक देते हैं। अब वो जो बीज है फिर पौधे की अगली नस्ल बनाने के लिए तैयार है, आप बीज बोते हो और एक नया पौधा बन जाता है। यानी कि पौधे हमें इस्तेमाल करते हैं अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए। तो ये जो ओव्यूल है ये बीज में तब्दील होगा और ओवरी फल में तब्दील होगी, तो बीज फल में क्या हो जाते हैं, महफूज जाते हैं, फिर पौधे फल देते हैं। आपने गौर किया होगा कि जब पौधे ने फल देना होता है, पहले वो फूल देते हैं फिर फल बनता है। जब तक फूल नहीं बनता फल नहीं बनेगा, तो फूल जरूरी है पौधे के फल देने के लिए। तो इस तरीके से बेटा पौधों के अंदर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद पौधे अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, बीज पैदा होते हैं, और उन्हीं बीज को बोकर हम नया पौधा बना लेते हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि पौधे किस तरीके से जानदारों को इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। यानी
हम ये सोच रहे होते हैं पौधे हमारे लिए फल दे रहे हैं, लेकिन वो एक लिहाज से वो फल देते हैं लेकिन अपने फायदे के लिए। तो एक किस्म का पौधे हमें इस्तेमाल करना, लेकिन ये भी बात है कि अल्लाह ताला ने ये जो लेन देन रख दिया है कि हम एक दूसरे के मोहताज हैं। अगर कुछ फायदा हम पौधों को देते हैं तो पौधा हमें फायदा भी देते हैं, पौधे हमें फायदा भी देते हैं। इसलिए आज से ये जो फर्टिलाइजेशन है पौधों में हो जाती है, वो अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये पूरा जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। कंफ्यूजन अगर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो कमेंट में भी आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन मसला हो रहा हो, अगर आपने मैसेज में भी आपको अगर कोई समझ ना आए तो आप मुझसे, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।